हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं हम बढ़िया होंगे। चलिए, हम लोग टेस्ट 21 तक कर लिए थे। ये टेस्ट 22 हम लोग करेंगे। इसमें आपको भी आई हो, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह दिया जाता है फ्रेंड्स। साइंस का भी रहता है और जीके जीएस का भी रहता है। सिर्फ साइंस ही नहीं, जीके जीएस भी रहता है, जीके भी रहता है। 50 क्वेश्चन का संग्रह रहता है फ्रेंड्स। एकदम पूरे छटे हुए क्वेश्चन रहते हैं। एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए आप लोग किसी भी टेस्ट को आप मिस मत कीजिएगा। सभी टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? हु सर्टिफाइज ए बिल एज ए मनी बिल इन द लोकसभा? ये कौन करता है? तो इसको करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसके तहत? अनुच्छेद अनुच्छेद 110 के 3 एवं 110 के 4 के तहत। चलिए आइए आगे चलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ये करती है चौथी अनुसूची में। किसमें? चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में ये राज्यसभा के सीटों के बंटवारे करते हैं। यह तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में किससे संबंधित है? शपथ से। चौथी हो गया ये राष्ट्र अनुसूचित जाति का राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और ये पांचवी क्या है? तो पांचवी अनुसूची है। इसमें होता है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन में नियंत्रण के बारे में उपबंध है। मतलब जनजातीय अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के बारे में है छठी अनुसूची में। इसलिए उतना लिख नहीं सकते फ्रेंड्स, वीडियो से लंबा चला जाएगा। चलिए कुछ कुछ लिखते हैं। आप मेरा वॉइस को भी एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा मोटा होगा, लेकिन अगर आप वॉइस को इग्नोर करके आप इस पे कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत फायदे होगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पे वकालत करने की मनाही है? वकालत करने की मनाही कहाँ पे? भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने के, उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। जब उच्चतम न्यायालय चला गया तो फिर नीचे में आ ही नहीं सकता है। ये सही नहीं है। इसीलिए यह अनुच्छेद कितना का अनुच्छेद? अनुच्छेद 124 के 7 के द्वारा ये भारत के राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस ये नहीं कर सकता है। आइए 54। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? स्थापना की सिफारिश किया गया था किसमें? यह प्रथम प्रशासन सुधार समिति है। क्या? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में। पांचवा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 में। किसमें? अनुच्छेद 167 में। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है केरल राज्य में। किसमें? मोहिनी अट्टम केरल में है। यक्षगान एक कर्नाटक में है। अगर यक्षगान पूछेगा तो कर्नाटक से संबंधित है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कोई नृत्य है, याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। चलिए कोई बात नहीं, आएगा तो इंग्लिश बता देंगे। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ अवस्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये 1953 में। कब? 1953 में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? किस देश के? जैसे हमारे देश के संसद का नाम संसद ही है।
वो है किस, अमेरिका का कांग्रेस है। उसी तरह ये राष्ट्रीय पंचायत किसका है? तो ये राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का है। किसका है? नेपाल का है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का है। हम ये मलेशिया का क्या है? दीवान निगारा। मलेशिया का संसद का नाम है दीवान निगारा। और भूटान के संसद का नाम है तोसोंगडू। तोसोंगडू। और ये मालदीव के संसद का नाम क्या है? मजलिस। जापान के भी मजलिस है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। किससे? जैव सुरक्षा समझौता से। यह 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 से यह लागू हो गया था। ये 2003 से लागू हो गया था। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सा है? तो यह है मीथेन है। कोई भी धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है फ्रेंड्स, याद रख लीजिए। ये कॉमन सेंस के लिए भी, किसान के लिए भी, और ऐसे भी याद रहना चाहिए। और इस क्वेश्चन के मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन का कारण, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें है, ओजोन परत का क्षरण भी है, प्रदूषण भी है, अर्थात सभी है इसका राइट आंसर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 2024 का ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय क्या है? योजना का हिस्सा बने। क्या है? योजना का हिस्सा बने। थीम याद रख लीजिएगा 2024 का, योजना का हिस्सा बने। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? राज्यों में से किसने, कौन से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? किसमें है यहाँ पे? किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या? गुजरात। आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान पे है। सेकंड पे आंध्र प्रदेश है। आइए 66, सॉरी 16। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? कोई मात्रक नहीं है ये। आपेक्षिक घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं है। क्योंकि आपेक्षिक घनत्व डायमेंशनलेस, कोई मात्रक नहीं होता, तो इसलिए डायमेंशनलेस होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो कोई कार्य नहीं होता है ये। राधा के एक पुल में तैर रही है, कार्य होता है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसमें भी कार्य है। एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, ये भी कार्य है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो यह कार्य नहीं है। जब मास, क्योंकि मास तो गधा पे स्थिर है, तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ये कोई काम नहीं। इसको कहा गया कोई काम नहीं। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। इसलिए जब W बराबर एफ एस कोस 90 डिग्री होता है, सॉरी कोस थीटा होता है फॉर्मूला, तो थीटा जब 90 डिग्री लगेगा तो 90 जीरो कर देगा, तो ये पूरे जीरो हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मतलब यह एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 18, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? जब संकुचित होती है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। किस? क्या? स्थितिज ऊर्जा। जैसे तना हुआ गुलेल भी स्थितिज ऊर्जा है। तना हुआ गुलेल भी ये एक स्थितिज ऊर्जा है। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए आगे।
जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए डूब जाता है। और उसका जो जो तैरता है उसका घनत्व कम रहता है। कहीं भी अगर कोई वस्तु तैर रहा है तो उसका घनत्व कम के कारण तैरता है। बादल आसमान में वायुमंडल में तैरता है, वायुमंडल से उसका कम घनत्व रहता है बादल का, इसलिए तैरती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, रेडियो तरंगे हैं, इंफ्रारेड भी है, माइक्रोवेव भी है, या अल्ट्रासाउंड तरंगे। रेडियो तरंगे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ध्वनि का वेग के संबंध में? ध्वनि का वेग कैसा होता है? तो ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ती है? अगर वायु में अगर वायु में 1 डिग्री ताप बढ़ेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होगा, तो इसका चाल में ध्वनि की चाल में भी कितना वृद्धि होगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाएगा। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप का वृद्धि होगा तो चाल में वायु की चाल थोड़ी ध्वनि की चाल में भी कितना वृद्धि हो जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड के चाल से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगा। आइए, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होता है फ्रेंड्स। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये लंब से दूर भागेगा। ये लंब से दूर भागेगा। और जब सघन से ये विरल में जाता है तो, और जब विरल से सघन में जाएगा तो, जब विरल से सघन में जाएगा तो ये इधर के लंब की ओर मुड़ेगा। याद रख लीजिएगा ये पॉइंट। तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति बढ़ती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, इसकी गति पर प्रभाव ये बढ़ती है, चूंकि ये लंब से दूर भागता है विलंब से। इसकी गति फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू कर देगा। चलिए आइए 24। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो सबसे संभव इकाई को अणु कहा जाता है। क्या? अणु कहा जाता है। आइए 25। निम्नलिखित में से कौन सी वह धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तरल अवस्था मौजूद है, ये ब्रोमीन मौजूद है तरल अवस्था में। वो धातु में ब्रोमीन, और धातु में पूछेगा तो क्या आ जाएगा? मरकरी, Hg, पारा या मरकरी। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक क्या है? तो सबसे सामान्य समस्थानिक है यूरेनियम और प्लूटोनियम है। परमाणु हथियार में उपयोग किया जाता है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति ये यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपने वाह्यतम कक्षम जिसका 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर जो 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब ऑक्टेट जो पूरा किया रहता है, और समझ लीजिए उसको प्रयोग गैस जो बोलता है, जिसको वो क्या कहा जाता है? मतलब उसको छोड़कर समूह के 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसको निष्क्रिय गैस। अपने वाह्यतम कक्षम 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को
छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस, उसी को निष्क्रिय गैस कहते हैं जो 18 तत्वों में होता है। तो इसका क्वेश्चन गलत है शायद। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह का 18 मूल तत्व वो, अच्छा समूह जो 18 वर्ग में आता है, 18 समूह में आता है, अपने बाह्यतम कक्षम जो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है होने वाले को क्या कहा जाता है? ये छोड़कर नहीं, होने वाले को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस या नोबल गैस, नोबल गैस या इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनर्ट गैस। तो इसमें हम एक बार बताए थे, चलिए फिर से बताते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। ये अक्रिय गैस है, याद रख लीजिएगा। ये रेडॉन को छोड़कर हम सभी अक्रिय गैस है वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो ये आयोडीन का, क्या? आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है। हैलोजन समूह में बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हीरे के कारण परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। कितनी? 0 होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में? ये कहा जाता है भंजन। क्या कहा जाता है? भंजन कहा जाता है। 33, टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है, विष का अध्ययन किया जाता है। इसका जहर या विष का। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो आप लोग ये लीवर मत मार दीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अंदरूनी अंग नहीं पूछ रहा, सीधा सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। अगर अंदर में पूछता है कोई अंग तो वो लीवर होता है। लेकिन अगर ऐसे ही अंग पूछ रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो त्वचा हो जाता है, क्योंकि त्वचा पूरे शरीर पे ये सबसे बड़ा अंग है। शरीर के बाह्य आवरण में जो त्वचा रहता है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों को परिसंचरण करता है? जो करता है जाइलम। जाइलम जल ले जाता है, जाइलम, जाइलम जल का वहन करता है ऊपर की ओर। और फ्लोएम, फ्लोएम पत्तियों से सभी शाखाओं से मतलब सभी भोजन भेजता है, सब जड़ के मतलब पेड़ के संपूर्ण भाग में ये भोजन है। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो कौन सा समरूप अंग है? ये लोबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल, ये एक समरूप अंग है दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ये एनेलिडा नहीं करता है। क्या? एनेलिडा प्रजनन नहीं करता मुकुलन के द्वारा। यह मूंगा करता है, हाइड्रा भी करता है, स्पंज भी करता है। याद रखिएगा मुकुलन द्वारा, इसके द्वारा मुकुलन विधि द्वारा। आइए, एनिलिडा मोलस्का संघ के जंतु है फ्रेंड्स, जीव। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रसांकुर। क्या कहा जाता है? रसांकुर। भेली, क्या? VILI, भेली कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना होता है। जो ग्लूकोज रहता है, एमिनो अम्ल रहता है, वसा, विटामिन सबको अवशोषित करता है।
और उसके बाद अवशोषण के बाद उसको बड़ी आंत में भेज देता है जो नहीं पच पाता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो सांस लेने को नियंत्रित करता है मेडुला। क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो किसके माध्यम से योनि में खुलता है? देखिए, गर्भाशय किसके माध्यम से? तो ये कर्भिक्स के माध्यम से। कर्भिक्स मतलब गर्भाशय ग्रीवा। ये योनि में खुलता है, ये कर्भिक्स के कारण। देखिए, ये कर्भिक्स यहाँ शो कर रहा है यहाँ पे, और ये योनि, योनि में खुलता है, यह कर्भिक्स के कारण खुलता है। इसलिए फिगर दे दिए तो आपको आपको अच्छे से याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? थेलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है ये। कारा है, उल्वा भी है, यूलोग्रिक्स भी है, फ्यूनेरिया नहीं है। क्या है? फ्यूनेरिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ये, विनिर्माण नहीं आता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेरोडोमर मॉडल पे। किस पे? हेरोडोमर मॉडल पे। ये 1951 से 56 तक चला था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलन के विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ करना था। इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। किसको? कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मिशन इंद्रधनुष सब बार बार आते रहता है। ये शुरुआत हुआ था दिसंबर 2014 को। कब? दिसंबर 2014 को। कब? 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत हुआ था। यह मिशन इंद्रधनुष से है क्या? वो बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। 7 बीमारियों का विरुद्ध टीका लगाया जाता है। इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है उसे वो इंडिकेट करता है 7 बीमारियों का। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले ये हरियाणा राज्य में। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बार आता था, अभी भी आ सकता है यह। और सबसे अंत में किसने किया था? और सबसे अंत में यूपी ने किया था। आइए 45 46। चलिए आइए, मैथ आ जाते हैं। ए बाई बी बराबर 4/5 हो तो 3/5 प्लस बी माइनस ए बाई बी प्लस ए का वैल्यू क्या मिलेगा? देखिए 3/5 प्लस, अब हमको ए बाई बी दिया हुआ है तो ए बाई बी को हम इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब बी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ए बाई बी हो जाएगा। यहाँ से भी बी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए बाई बी। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो 3/5 प्लस 1 माइनस ए बाई बी की वैल्यू कितना है? 4/5 है। 1 प्लस 4/5 हो जाएगा। तो हल कीजिए। 3/5 प्लस इस 5 में से 4 गया 1, अब 5 4 9, 5 से 5 दोनों नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 9 ते 27 5 32/45। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 32/45 हो जाएगा। तीन संख्याओं का औसत 135 है। सबसे बड़ी संख्या 180 तथा अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। तीन संख्याओं का देखिए, सबसे बड़ी संख्या 180 हो गया, और तथा सम दो संख्याओं का अंतर 25 है। मतलब एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x प्लस 25 है, क्योंकि दोनों का अंतर कीजिए, देखिए 25 आएगा। इसलिए तो अब ये एक संख्या x हो गया, दूसरी संख्या x प्लस 25, इसका औसत कितना है? 135 कर दीजिए। अब 2x प्लस कितना हो जाएगा? 205 बराबर 135 दिया 300 405। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 100। अब पूछ क्या रहा? सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या 100 ही आएगा, क्योंकि ये 100, पहला तो 180 है, दूसरा x का वैल्यू 100 आया तो ये 125 आ जाएगा, तो यही 100 में आएगा, तो 100 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात इतना है। वर्तमान उम्र का अनुपात इतना है, तो देखिए वर्तमान उम्र 4 है, तो इसको रेशियो है तो इसको 4x कर सकते हैं और इसको x कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है? 10 साल पहले बी की उम्र
ये बी और सी का है ना, तो बी और सी का है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले कीजिए, तो इसमें भी 10 साल पहले, चूँकि दोनों 10 साल पहले जाएगा, पीछे 10 साल पहले दोनों भेजिए। तो बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, तो सी की उम्र ये है, इसकी ये बी की आयु 10 गुनी थी सी की। तब कर दीजिए 4x है 10x, यहाँ कितना हो जाएगा 6x बराबर, ये -10 इधर -100 तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 -10 यानी 90 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो अब क्या पूछा बी की वर्तमान आयु, तो बी के यहाँ है, सॉरी ये है बी, बी के वर्तमान आयु 15 × 4 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 साल आ जाएगा। आइए 19 चलते हैं, सॉरी 49। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते थे, परंतु 10 व्यक्तियों का आ जाने से काम 30 दिनों में समाप्त हो गया था। देखिए मान लीजिए कुछ आदमी है, तो मैंने एम गुना 40 दिन में कर सकता था, लेकिन परंतु 10 व्यक्ति का आ जाने से, मतलब M+10 व्यक्ति 10 व्यक्ति आ गया, और काम कितने दिन में समाप्त हो गया 30 दिन में समाप्त हो गया। तो अब इसको हल कीजिए, 10 10 4M 3M में एम बराबर कितना आ जाएगा 10×30 आ जाएगा। क्या होगा प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, तो 30 व्यक्ति थे, प्रारंभ में 30 व्यक्ति थे, क्योंकि 10 व्यक्ति बाद में आया था, तो 30 व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती है, 50% लाभ प्राप्त करने पर उन्हें 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी। देखिए 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती है, 1 रुपया में 3 टॉफी मिलता है, तो एक टॉफी का दाम कितना हो जाएगा, एक टॉफी का दाम 1/3 रुपया हो जाएगा। 50% लाभ प्राप्त करेंगे, 1/3 पर 50% लाभ करेंगे, मतलब 150/100 काटिए कितना हो जाएगा 50 × 150, 150×2 100, ये 3 से 3 मतलब 1/2, 1/2 आएगा, 1/2 रुपया, मतलब ये 2 रुपया आएगा, मतलब 2 टॉफी बिकेगा तो 1 रुपया, मतलब उन्हें 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी, तो 1 रुपये में उन्हें 2 टॉफियाँ बेचनी होगी, क्या हो जाएगा 2 टॉफियाँ। यहाँ 1 रुपये में 3 टॉफी बिक रहा था, यहाँ 1 रुपये और 2 टॉफी आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 टॉफी। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को हम तो इतना तक 50 क्वेश्चन तक मेरा काम था कराना, आप लोग का काम है लाइक करके रिप्लाई देना, कैसा आपको लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन के साथ फिर। देख तो रहे होंगे कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कंटेंट है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ, प्रोग्राम्स रेस के साथ, और रेस लगाते रहिए, और एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।